चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। पहले आलोक जी, आपकी पार्टी कल पूरे दिन सड़कों पर थी, वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी को धमकी दी जा रही है, और फिर आ गए आपके ये विधायक जिनका नाम है, वो खानापुर से विधायक हैं। क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि मैं ये घोषणा करता हूं, कोई भी रवनीत सिंह बिट्टू का सिर लेके आएगा, मैं अपनी संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। इनका नाम है वेदमा बोज्जू। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। देखिए, मुझे लगता है पद्मजा जी, मैंने ना तो बयान सुना है, और अगर वो बयान ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और अपने पार्टी के हाईकमान से पूरी तरह से निवेदन करूंगा कि इस तरह की भाषा अगर कोई भी बोल रहा है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, और एज पर रूल ऑफ लॉ भी कोई कार्रवाई बनती है तो वो भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बचाने के पक्ष में नहीं। अब बात आती है कि किस तरह से क्या हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगते हैं। एक सेकंड, क्योंकि आपने स्टैंड लिया है, आपने स्टैंड लिया है, मैं सैयद जफर इस्लाम से भी पूछ लेती हूं। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि मैं निवेदन करता हूं पार्टी की लीडरशिप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करे वेदमा बोज्जू के खिलाफ। क्या आप यही बात तरविंदर मारवा के लिए, रवनीत बिट्टू के लिए कहेंगे? सैयद जफर इस्लाम, एक बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। देखिए, मैं दो अलग अलग सिचुएशन है। मैं इस बात का, ना हमारी पार्टी ना हमारी लीडरशिप कभी भी इस बात का सपोर्ट नहीं करती है कि किसी भी राजनेता को किसी दूसरे राजनेता के खिलाफ इस तरह के भड़काओ, इस तरह के भाषण देना चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए। हम इसका कभी भी, हम बराबर विरोधी करते हैं। लेकिन एक बात जरूर इसमें साथ में कहना चाहता हूं, और हम कभी भी इसको इंडोर्स नहीं किया, हमारी पार्टी कभी इंडोर्स नहीं करती, बल्कि उसको दंडित करती है। हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, कमेटी के पास जाता है और कमेटी उसमें देखती है, कारण बताओ, नोटिस भेजती है, उसके बाद कारण देखने के बाद उसको दंडित भी करती है। लेकिन, और कितनी बार दंडित किया, आपके पास कितने मिसाल है। लेकिन भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ एक चीज जरा समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि विदेश में जाके देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ हमदर्दी दिखाने वाली बात, उसमें जहां पर उन्होंने, बिट्टू जी ने भी अपने बातों को जिस तरह से बोला तो उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया है। मैं समझता हूं कि उनका पहले का जो स्टेटमेंट था वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन देकर उसको खुद ही बता दिया कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो किस, आप उसको उसी वर्ड्स के हिसाब से मत चलिए, मेरा कहने का ये मतलब था। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी ताकत है जो उन्हें इस बात पे मजबूर करती है कि विदेशी जब जमीन पे रहते हैं तो ऐसी ताकत। ठीक है, चलिए, कम से कम टीवी पे ही सही दोनों पार्टियों ने ये स्टैंड लिया है कि हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। अब आगे कितनी कार्रवाई होती है इसका तो हम इंतजार करेंगे। सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि माइंडसेट, मानसिकता वो है जिसको आज प्रधानमंत्री ने कहा अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता। आलोक शर्मा जी, चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने एक बार भी नहीं कहा कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अगर और मगर और डिफेंड करने की काम किया। यही जेपी नड्डा जी की चिट्ठी में हुआ, और इसीलिए पूरे लोकतंत्र में और पूरे समाज में वैमनस्य और द्वेष फैल रहा है पिछले 10 साल से। इनका मूल मकसद ही ये है कि किस तरह से मूल मुद्दों से भटकाया जाए और जहर का पूरा बोया जाए समाज के अंदर। अभी भी आपकी स्पीच में इन्होंने देख लिया। अब बात आती है अर्बन नक्सल की और टुकड़े टुकड़े गैंग की। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अगर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है और मोदी जी आप केवल भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं क्या? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसको अमित शाह जी ने और गृह मंत्रालय ने संसद में मना किया कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री आज वोट मांगने चल दिए, तो फिर झूठ बोलने लगे। या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग। गजब बेइज्जती है। कैसे आज तक वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको आप कहते हैं वो जेल के अंदर क्यों नहीं? उनको पहली डेट के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी? पहली डेट के ऊपर। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री सैयद जफर इस्लाम अपने विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग बस मत करार दे दीजिए, उनके ऊपर खिलाफ एक्शन लीजिए। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना, एक एक करके। चलिए, अब अर्बन नक्सल पर वो कह रहे हैं जो भी अर्बन नक्सल है आप जेल में डाल दीजिए, केस कीजिए उनके खिलाफ। सिर्फ अपने विरोधियों को एक लेबल मत लगाइए। सैयद जफर इस्लाम, हमने तो केस में, हमने देखे, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है कि वो जेल में डाले। हमारा काम है जो चीज़ें उसको उजागर पब्लिक डोमेन में रखने का काम है, वो हम करते हैं। अब जहाँ पर है कोर्ट में जाके बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। हमने तो कई लोगों को, जहाँ हमारी सरकार रही, हमने डाला और जेल में रखा, और उसके बाद अगर कोर्ट उनको बरी करती है तो कोर्ट का मामला है। लेकिन हमने कभी कोई इसमें सख्ती से चुके नहीं, और हमने सख्ती से निपटने की कोशिश की है ऐसे ताकतों को जो देश को कमजोर करती है। चल झूठा।
और इसी कड़ी में मैं पूछना चाहता हूं फिर से एक बार हमारे मित्र आलोक भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर ये कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की कि जो बाहर जाते ही वो देश के खिलाफ बोलना लगते हैं, ऐसी ताकतों के मैं उत्तर देता हूं जाते हैं कि एक ही पेज में दोनों दिखते हैं। अब पन्नू जो है वो देश का कट्टर दुश्मन, एक आतंकवादी, एक ऐसा आतंकवादी जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वैसी ताकतों के साथ आप दिखते हैं कि आप उसी पेज पर दिखते हैं। ठीक है, कौन सी मजबूरी है? मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं कि आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला। उन्होंने कहा आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। उनकी भाषा देखिए, ये देश विरोधी एजेंडा है, समाज को तोड़ रहे हैं, लोगों की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और अर्बन नक्सल चढ़ा रहे हैं, नफरत का भूत कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। आलोक शर्मा, ये फंस गया सीएम। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि कोई देश का प्रधानमंत्री करे तो उस देश को सोचना चाहिए कि क्या हमने किसी सड़क छाप व्यक्ति को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप चुनाव आता है तो मंगलसूत्र, मुजरा और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और भैंस खोल ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बात आते हैं, सबसे पहले पन्नू से ही शुरू कर लेते हैं। नहीं, आप वहां पर पन्नू बैठता है, यहां पर राहुल गांधी जी आते हैं। पन्नू, मैंने सड़क छाप भाषा कहा है, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह सड़क छाप भाषा है और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक ये बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। वापस आता हूं मैं। एक मिनट देखिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक मिनट मैं फिर कहूंगा, मुझे केवल ये बता दीजिए। पद्मजा जी, अरे भाई, समय दीजिए। एक सेकंड आपको दूंगी समय में। गजब बात है, मुझे बोलने तो दीजिए भाई। पन्नू के ऊपर आज ही भारत सरकार को नोटिस हुआ है अमेरिका की एक कोर्ट से। आज हालत यह है कि सरकार को विदेश नीति का पता ही नहीं। पन्नू भी हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। किसी ने अगर विरोध किया तो यह कि न्यायपालिका और विधायिका साथ अगर फोटो खिंचवाएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों में जाएंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। तीसरी झूठ कि वहां पर कैद कर दिया गणेश जी को। अरे भाई, बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्व गणेश जी की मूर्ति लेकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने समय रहते उस मूर्ति को पुलिस वैन में रखा कि अगर इन लोगों में गुस्सा आया, भगदड़ मची, मूर्ति टूटी तो बीजेपी एक बवाला और खड़ा कर देगी देश में। सही पकड़े हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में 700 मंदिर टूटे थे, उनके शिवलिंग और उनकी मंदिर कहां हैं? उनकी मूर्तियां क्या वहां पर बनारस में 2 पुलिस स्टेशन में नहीं रखी हैं? सब देश के प्रधानमंत्री हैं आप। आपकी संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ था आप बताएंगे जरा? ठीक है सर, अभी आपको यही नहीं पता कि आपके संसदीय क्षेत्र में शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति। एक मिनट देखिए, आप बीच में नहीं, क्योंकि हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। अभी जो मेरी बात पूरी हो जाए, हम बनारस पे जाएंगे, फिर शिवलिंग पे जाएंगे, फिर अतिक्रमण पे जाएंगे, तो अभी के मुद्दे पे रहते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़क छाप भाषा। नहीं, आप 3 बार 4 बार मोदी जी की स्टेटमेंट गणेश पूजा पर दिखाएंगे, फिर उत्तर नहीं सुनेंगे। सर, तो आप स्टेटमेंट पे बोलिए ना, आप स्टेटमेंट पे बोलिए। आप उत्तर तो सुन लीजिए ना। हाँ, मैं स्टेटमेंट पे ही बोल रहा हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो झूठ बोला। देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि बनारस के अंदर जो मूर्तियां और शिवलिंग रखे हैं वो कब मुक्त होंगे। ठीक है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। दिक्कत यह है कि जो आदमी सरेआम धमकी दे रहा है कि राहुल गांधी तू बाज आ जा, नहीं तो तेरा भी हर्ष वही होगा जो तेरी दादी का हुआ था। अरे सुनिए ना भाई यार जरा, इसके इसी बाइट के ऊपर ये ओरिजिनल बाइट है, इसके ऊपर एफआईआर। अरे सुनिए ना भाई जरा, आपके फोन में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। इसके ऊपर एफआईआर हो गई। ये तला है भाई। 2 सेकंड दीजिए हमें, हम खुद निकाल करके चलाएंगे। हमारे पास भी वो बाइट है जो क्या बोला था तरविंदर मारवा ने। पर इसकी शुरुआत किसने की? सिन्हा जी, इसकी शुरुआत की किसने? ये टीवी 9 की ही बाइट है पद्मजा जी, टीवी 9 की ही बाइट है। बताइए सैयद जफर इस्लाम। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और कांग्रेस का दावा है कि आप इफ एंड बट मत कीजिए, आप खुल करके बोलिए कि ये गलत है। देखिए, मैंने कहा ना कि हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, पर्सपेक्टिव होता है। ये जो बढ़ा दो फैन। बिट्टू जी ने जो कहा
उसके पीछे जो है एक कारण था कि पन्नू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप। बाहर की धरती में है, देश के बाहर जाके पन्नू जैसे लोग जो देश का बहुत बड़ा दुश्मन है उसको आप पन्नू को सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी जी और सिख समाज के बारे में, जिस तरह के बारे में बोले अन्याय हो रहा है यहाँ पर, वो मतलब पन्नू की भाषा है। बिल्कुल। और किस तरह के अन्याय हो रहा है भाई देश में जो है, देश में जो है सिख समाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन आपने तो सिख समाज को मारा। आपने 1984 में जो आपने उनको कत्ल किया, आपने बड़ा पेड़ छोटा पेड़ करके आपने उनको कत्ल कर दिया, उनके घर उजाड़ दिए, सब कुछ कर दिए। और अब प्रधानमंत्री 10 सालों में उनको सिर्फ नवाजा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और आलोक जी, कब तक आपके एमएलए के ऊपर आप एफआईआर करा देंगे? क्योंकि जहां तक तरविंदर मारवा का सवाल है उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जहां तक रवनीत बिट्टू जी का सवाल है उनके खिलाफ पीआईएल हो चुका है, यहां तक कि जो संजय गायकवाड़ है महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ भी महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर कर दी है। क्या आपकी सरकार तेलंगाना में अपने विधायक के खिलाफ एफआईआर कराएगी? पीआईएल हुई है उनके खिलाफ, रवनीत बिट्टू जी के खिलाफ पीआईएल हुई है। पद्मजा जी, आप अपने विधायक के खिलाफ कर दीजिए ना एफआईआर, आपकी सरकार है वहां पे। नहीं, पीआईएल होना एक अलग बात है। क्या दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है, हाँ या ना? मैं पता करती हूँ, पर हमने दिल्ली पुलिस पर तब तक आप मुझे इतना तो एश्योरेंस दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो कहा है गलत कहा है। आप ये मांग करेंगे कि आपके विधायक के खिलाफ एफआईआर हो? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, सवाल दोनों से पूछे जाएंगे। आपके विधायक के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बात कही है मैंने। एक मिनट पद्मजा जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ। पद्मजा जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैंने कहा अगर वो बाइट मैंने सुनी नहीं, सुना देते हैं, एक बार फिर से सुना देते हैं। दूसरी बात कही है और उसका मतलब ये, एक मिनट सुनिए ना प्लीज भाई। नहीं सुना दीजिए उनको बाइट पद्मजा जी। आपकी सहूलियत के लिए सुना रही हूं, एक बार जल्दी सुना देते हैं। एक बार चला दीजिए इनको बाइट। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। गजब है यार, मतलब टीवी चैनल ही जो है एंकर ही बीजेपी बने हुए हैं पूरे। सर अभी तो आप हमारी प्रशंसा कर रहे थे, जब तरविंदर मारवा की हमने बाइट सुनाई तो सवाल दोनों से ही उसी तरीके से पूछे जाएंगे। और दोनों का सेंटेंस तो पूरा हो जाने दिया कीजिए। चलिए, अपना सेंटेंस पूरा कीजिए, मैं आपकी सहूलियत के लिए चला रही हूं। बोर्ड लगी हुई है इसमें कि मोदी जी के क्लोज कौन है, कौन शो करेगा। धीरेन्द्र जी, एक सेकंड। गजब है भाई। चलिए, अपना बात पूरी कीजिए। सेंटेंस पूरा नहीं होने देते एंकर्स। उनको लगता है कि बीजेपी मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं बोल रहा हूं, कम से कम बोल तो लेने दीजिए मुझे। सर, कोई मुझसे नाराज नहीं है। झूठी नैरेटिव पर आ गए। मुझे उसकी भाषा में भी, मुझे उसकी कतई भी चिंता नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। दो लोग कूद पड़ेंगे, एंकर से लड़ाई करेंगे। मेरा कहना है अब ये दूसरा शुरू हो जाएगा। सब एकजुट हैं, ये सब मिले हुए हैं। मैं फिर और नहीं आप सबसे अच्छे हैं। वीरेंद्र जी, आप प्लीज 2 मिनट उनको अपनी बात पूरी करने देंगे? बोलिए। अरे बात कीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए, 3 लोग बोल रहे हैं मेरे बीच में, तीनों भाजपा ही हैं। गजब बेइज्जती है। फिर मैं कहूंगा कि अगर उसने ये स्टेटमेंट दी है एमएलए ने, मैंने नहीं सुनी, मैंने टीवी 9 पे आके ही पहली बार ये न्यूज सुनी। मैं उसके बाद कहूंगा अगर वो बात सच है तो जो सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई है वहां की सरकार को करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, और इसी टीवी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, कोई लाग लपेट नहीं होगी मेरे शब्दों में। हम इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे पद्मजा जी आप बताइए, क्या तरविंदर मारवा ने, एक मिनट फिर आप बोलने लगेंगे बीच में, तरविंदर मारवा ने जो स्टेटमेंट दी वो आपने भी चलाई अभी, वो 36 सेकंड का ऑडियो टीवी 9 से ही मेरे पास है। क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी अभी तक? 4 दिन हो गए दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी, एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी कि नहीं? मेरे पास 36 सेकंड की पूरी बाइट है। उसके बाद भी ये लोग राहुल गांधी पे होनी चाहिए थी कि नहीं शर्मा जी? पद्मजा जी उनकी मदद कर रही हैं। नहीं, पद्मजा जी, देखिए 2 चीजें होती हैं पद्मजा जी। एक चीज होती है कि नफरती भाषण देना, किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना, और दूसरा होता है धमकी देना। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अब कांग्रेस की विधवा किसने कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, खूनी पंजा किसने कहा था, तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके ऊपर आपत्ति दर्ज की गई। एफआईआर तक की बातें जब आई, जब जीव काट कर लाने की बात आई, और बिट्टू ने जब आतंकी कहा, हमने सिक्योरिटी की चिंता इसलिए की कि हमने 2-2 प्रधानमंत्री अपने चिथड़े होते शरीर के देखे। इनके यहाँ की चूहिया नहीं मरी, इनको बलिदान क्या होता है, शहादत क्या होता है नहीं पता है। अब बात आती है विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी ने कभी भी कोई शब्द एक गलत नहीं बोला। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की 6 क्लिप है मेरे पास, 6 देशों की। वो वहां जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले जिन लोगों ने यहां जन्म लिया था उनको देश में शर्म आती थी। ये देश क्या सांप सपोलों का देश था? नहीं, ये इस आप ही बता दीजिए पद्मजा जी, आपका भी जन्म 2014 से पहले हुआ होगा। इस बात पर आपत्ति जता रही है कि जेपी नड्डा जी ने सवाल चिट्ठी का जवाब क्यों दिया, नड्डा जी ने चिट्ठी क्यों लिखी। उनका कहना है कि भाई अध्यक्ष की चिट्ठी का जवाब अध्यक्ष दे रहे हैं। क्या आप नड्डा जी को कमतर समझते हैं? क्या आप उनको अपमानित नहीं कर रहे हैं?
ये कह के कि नड्डा जी चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? अब देखिए, अब नड्डा जी की अपनी पार्टी में कुछ नहीं चलती, उनको हाथ पकड़ के पीछे फेंक देते हैं अमित शाह जी। जा पूछ क्या हमारे यहाँ कोई एक इंसिडेंस अच्छा। इस तरह का हुआ हो तो बताइए। और आपके अपनी पार्टी सीरियसली नहीं लेती हो, जिस पार्टी जिस अध्यक्ष नहीं, को, आपके यहाँ तो वो चापलूसी क्योंकि चल रही है मनोनीत भाई। अध्यक्ष हैं, आपके यहाँ तो वो किसी मानसिकता ही के वही रहमो है। करम पर बने हुए अध्यक्ष हैं। अमित शाह जी, एक मिनट भाई, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुझे बता दीजिए नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? वो रहमो करम पर नॉमिनेटेड अध्यक्ष हैं, जब चाहेंगे हम दो उनको उतार के फेंक देंगे। इसलिए हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने भी कहा था कौन नड्डा जी का स्वयं का पता नहीं क्या पोजीशन है अपनी, वो स्वयं कई बार नाराज होकर मीटिंग से बाहर भागते हुए नजर देखे गए की बात कर रहे हैं और आप किसी और पार्टी के अध्यक्ष के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो ये भी सही नहीं है ना आलोक शर्मा जी। मैंने क्या भाषा गलत बोल दी? नहीं कहना कि उनको कोई कुछ समझता नहीं है, उनको उठा के पीछे फेंक देते हैं। हाथ पकड़कर पीछे मैं जवाब देता हूं। भी एक पार्टी के अध्यक्ष है। मैं जवाब देता हूं। मैंने उठा के नहीं बोला शब्द, उठा के शब्द इस्तेमाल नहीं किया मैंने। मैं जवाब देता हूं। पद्मजा जी, मैंने उठा के शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप जोड़े मत। मैं जवाब देता हूं। पद्मजा जी, मुझे मौका दीजिए, इसका जवाब दूंगा मैं। हाथ पकड़ के पीछे फेंक दिया था। देखिए, क्या ये सच है कि इसका नहीं? जवाब दो। पद्मजा जी, आप बीजेपी का कितना भी बचाव सरासर झूठ है। बीजेपी का बचाव करूंगी। भाषा और शिष्टाचार सबके लिए एक समान ही होनी चाहिए। उठा के अगर फेंकने आपको का शब्द सम्मान आपने कहां से चाहिए जोड़ दिया है? तो सम्मान देने की भी देखिए, जरूरत है उठा के फेंकने का ना। जवाब आप किसी आपने और शब्द पार्टी कहां के से जोड़ अध्यक्ष दिया के है? लिए कहें कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।